स्वागत है आप लोगों का न्यू स्टडी मेनिया में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 की साइंस बुक यानी विज्ञान की बुक का चैप्टर 11 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं यानी कि आप लोग जो खाना खाते हैं तो उसमें से क्या होता है कि आप लोग फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दाल, अनाज, नमक, मसाला, बाकी चीज़ें आप लोग खाते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि कोई कोई जो खाने का सामान होता है, खाने की चीज़ें, वो कुछ खट्टे होते हैं तो कुछ कड़वे होते हैं तो कुछ मीठे होते हैं, और बाकी कुछ क्या होता है कि स्वाद पता नहीं चलता है, मतलब कि अलग प्रकार का स्वाद होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है, आप लोगों को इसको भरना है। जैसे कि नींबू का रस का स्वाद कैसा होता है, जिसका स्वाद खट्टा होता है। संतरे का रस, इसका भी खट्टा होता है। चीनी का मीठा होता है। इस प्रकार से आप लोगों को बाकी को भी भरना है। देखते हैं आगे। हमारे खाद्य पदार्थ जो होते हैं जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, दही वगैरह, ये सब का स्वाद खट्टा होता है और खट्टे पदार्थ को अम्ल कहते हैं, यानी कि खट्टा पदार्थ अम्ल होता है। और ऐसे पदार्थ में पाए जाने वाले जो अम्ल होता है उसे प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। और ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति मतलब नेचर कैसा होता है, अम्लीय होता है। अब आगे वाला बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि खाने का जो सोडा होता है यानी कि बेकिंग सोडा, उसका स्वाद कैसा होता है। उसका स्वाद कड़वा होता है, और इसको अगर आप लोग अपने उंगली के बीच में रख कर रगड़ेंगे तो यह साबुन की तरह चिकना लगता है। यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा हो और वह साबुन की तरह चिकना हो तो उसे हम लोग क्षारक कहते हैं, यानी कि क्षारक कहलाता है। और ऐसे पदार्थ की प्रकृति यानी कि नेचर क्षारीय होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ यहाँ पर अम्ल का नाम लिखा हुआ है और कहाँ पाया जाता है उसे देखना है। तो देखते हैं इसे। पहला है एसिटिक अम्ल, तो ये आप लोगों का सिरके में पाया जाता है। और दूसरा है फॉर्मिक अम्ल, ये आपका चींटी का डंक में होता है। और साइट्रिक अम्ल, ये नींबू हो गया, संतरा हो गया, यानी कि खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। और लैक्टिक अम्ल ये कहाँ होता है, ये आपका दही में मिलता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी, ये आपका आंवला हो गया, सिट्रस हो गया, ये सब में रहता है। और ऑक्जेलिक अम्ल ये आपका पालक में होता है। और एक और दिया हुआ है टर्टरिक अम्ल, ये आपका इमली में होता है, अंगूर में होता है, और फिर आम में होता है, हरे आम में होते हैं। अब आगे में देखने को मिलता है कुछ क्षारक का नाम है और वो कहाँ पाया जाता है ये भी दिया हुआ है, तो देखते हैं इसको अच्छे से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका चूने का पानी में मिलता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका जो हम लोग कांच को साफ करने के लिए अपमार्जक इस्तेमाल करते हैं उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और सोडियम और फिर पोटेशियम, ये आपका साबुन में होता है। और लास्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका दूधिया मैग्नीशियम में होता है। और दूधिया मैग्नीशियम को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को जानने मिलता है कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसको चखा नहीं जा सकता है। और चख नहीं सकते यानी कि हम लोग उसका प्रकृति ये नहीं बता पाएंगे कि वह अम्लीय या क्षारीय है। तो ऐसा टाइम में काम आता है सूचक। सूचक क्या होता है कि ऐसा पदार्थ होता है जो रंग बदलकर पदार्थों की प्रकृति को बताता है कि वह अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर कैसा है। और प्राकृतिक रूप से हम लोगों के पास 3 सूचक प्राप्त होते हैं, जैसे कि पहला हो गया लिटमस, दूसरा हो गया हल्दी, और तीसरा हो जाएगा उड़हुल की पंखुड़ी। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं पहला हम देखेंगे लिटमस को। लिटमस क्या होता है कि यह कागज़ की लाल रंग की या फिर नीले रंग की पट्टी के रूप में बना होता है, और इसका हम लोग उपयोग करते हैं चेक करने में। तो चेक कैसे करते हैं हम लोग, अगर हम लोग लिटमस को यानी कि नीले रंग के लिटमस को अगर अम्ल में डालेंगे तो वह क्या करेगा, लाल हो जाएगा। और अगर हम लोग क्षारक में डालेंगे तो लाल लिटमस बदलकर नीला हो जाएगा। यानी कि अगर लिटमस को कोई अम्ल में डाला जाता है तो वह नीला से लाल हो जाता है, और अगर लाल लिटमस को क्षारक में डालते हैं तो वह नीला हो जाता है। इस प्रकार से तो हम लोग को मालूम चलता है कि अम्लीय है या फिर क्षारीय है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर लिटमस का फोटो देख लीजिए आप लोग। लिटमस ऐसा होता है, ये आपका है लाल लिटमस, और ये आपका है नीला लिटमस। ठीक है, ये आपका नीला, यहाँ पर नीला लिखा हुआ है, यहाँ पर नीला लिटमस है। अब हम लोग को देखने को मिलता है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जिसको हम लोग समझ लेते हैं शॉर्टकट में। और ये आपका हो जाएगा कि आप लोगों का कुछ लिक्विड लेना है यानी कि विलियन लेना है। जैसे कि आप लोगों को मान लीजिए कि नींबू का रस लेते हैं आप लोग, कोई प्लास्टिक का कटोरी में ले लीजिए या फिर रखनली में ले लीजिए, और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए। और आप लोग उसमें लाल लिटमस को डाल के अगर देखिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लाल का लाल ही रह जाएगा। लेकिन अगर आप लोग उस नींबू के रस वाले विलियन में नीले लिटमस को डालेंगे तो वह नीला से लाल हो जाएगा।
तो हम लोग को क्या निष्कर्ष मिलता है कि वह अम्ल है। उसी प्रकार से अगर आप लोग चूने के जल में डालेंगे लाल लिटमस पत्र को तो क्या हो जाएगा, लाल से नीला हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग को लिखना है नीला, और यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप लोग नीले लिटमस को डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं। यहाँ आप लिख लीजिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को बाकी में चेक करना है, जैसे आप मार्जक में चेक करना है। और भी यहाँ पे कुछ विलियन लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं अपने घर में, अगर आप लोगों के पास विलियन होगा तो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को देखते हैं कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसमें लिटमस पर कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें लाल वाला लिटमस और नीला वाला लिटमस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो उदासीन विलयन कहलाते हैं, यानी कि जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लिटमस का। और ऐसे जो पदार्थ होते हैं वह ना ही अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं। हम लोग अब देखेंगे कि हल्दी किस प्रकार से सूचक का कार्य करती है। तो इसके लिए पहले आप लोगों को 1 चम्मच हल्दी का पाउडर लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर एक पेस्ट बनाना है, और फिर फिल्टर पेपर लेके उसके दोनों साइड में पेस्ट को लगाना है और फिर धूप में सुखा देना है। जब सूख जाएगा तब उसको इस प्रकार से कैंची से काट लेना है पतला पतला। और फिर एक वाला में क्या करना है आप लोगों को, नींबू का 1 बूंद डालना है, और एक में खाने वाले सोडे का 1 बूंद डालना है घोल का उसका। और फिर उसमें क्या बदलाव आता है आप लोगों को बताना है। इसी प्रकार से आप लोगों को इसको ये सब विलियन के साथ में भी ट्राई करना है कि नींबू का रस के विलियन के साथ, फिर संतरे का रस के साथ, फिर खाने का सोडा के साथ, फिर कपड़े धोने वाले सोडा के साथ, फिर चूने के पानी के साथ क्या असर करता है ये आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। रंग में क्या बदलाव आता है ये यहाँ पे लिखना है, और क्या निष्कर्ष निकलता है कि अम्लीय बोलेंगे उसको, क्षारीय बोलेंगे या क्या बोलेंगे आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखने को मिलता है कि अगर कभी शर्ट में हल्दी लग जाएगा और उसको भिगाने के बाद अगर साबुन लगाइएगा तो वह शर्ट लाल रंग का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हल्दी भी सूचक के जैसा कार्य करता है, इसलिए। अब आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि उड़हुल का जो फूल होता है वो भी सूचक के रूप में कार्य करता है। तो कैसे कार्य करता है, अगर आप लोग कुछ इस फूल का पंखुड़ी लेंगे और उसे बीकर में डालकर अगर छोड़ देंगे तो जो उसमें जो पानी रहेगा वो रंगीन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से पानी रंगीन हो जाएगा, और बाकी पंखुड़ी को निकाल लेना है। और फिर इसी जो ये वाला जो आप लोगों को विलियन मिला है इसका 5-5 बूंद लेना है, और फिर यहाँ पे लिखे हुए विलियन के साथ में मिलाना है। और क्या असर करता है, मतलब कि विलियन मिलाने से पहले क्या रंग का था वो लिखना है, और सूचक डालने के बाद जो रंगीन घोल आप लोगों ने बनाया भी क्या रंग में बदलाव आता है ये यहाँ पे लिखना है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग जानने को मिलता है कि उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या है, अभी तक तो हम लोगों ने देखा है कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षारक जो होता है सो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। लेकिन ऐसा क्या होगा अगर अम्ल और क्षारक को मिला दिया जाए तो ऐसा करने पे क्या होता है कि अगर आप लोग अम्ल को, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप लोग अम्ल का विलयन और क्षारक का विलयन, यानी कि अम्लीय विलयन में अगर क्षारीय विलयन को सही मात्रा में मिलाया जाए तो अम्ल और क्षारक का अपना गुण खत्म हो जाता है। तो ऐसे विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहने का मतलब है कि जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है और साथ में ऊष्मा भी निकलता है। इसका एक और उदाहरण दिया है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाए तो क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड और जल, और साथ में ऊष्मा भी मिलता है। अब हम लोग देखेंगे आगे अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या है, तो होता क्या है कि वर्षा से होने वाली, मतलब कि जो जल होती है तो उसमें जब अम्ल की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो वर्षा जो होती है उसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा में अब जल जो होते हैं उसमें आखिर अम्ल आते कहाँ से हैं, तो फिर वो सभी आते हैं प्रदूषक गैसों से। अब प्रदूषक गैस कहाँ से आते हैं, तो ये जो
कारखानों वगैरह से जो धुएँ निकलते हैं और गाड़ी से जो धुएँ निकलते हैं, ये सब से जो गैस निकलते हैं ये उनमें मौजूद होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। ये सभी गैस वायुमंडल में जाती है और वर्षा का जल में मिल जाती है। और फिर क्या बनता है साथ में, फिर कार्बोनिक अम्ल बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है और फिर अम्ल वर्षा होती है। और इससे बहुत हानि भी होता है, जैसे कि भवन वगैरह जो होते हैं और जो बहुत पहले पहले के जो इमारत बने हुए हैं जैसे कि ताजमहल, लाल किला, ये सब को बहुत हानि होता है। और जो पेड़ जो होते हैं, पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, ये सब को भी काफ़ी हानि पहुंचता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोगों के दैनिक जीवन में इसका क्या असर पड़ता है उदासीनीकरण का। पहला, अनपच, यानी कि अगर जब कभी शादी के त्यौहार में जैसे आप लोगों ने बहुत सारा खाना जब खा लेते हैं अलग अलग प्रकार के, तो पेट में गड़बड़ी हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि अनपच हो गया है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस टाइम की खट्टी ढकारे आते हैं और गले में जलन देता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए इस टाइम, हम लोगों को उस टाइम में तो होता क्या उस टाइम में कि जो अमाशय होता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते रहता है जो कि हम लोग को भोजन पचाने में सहायता करता है। और वही अगर अधिक मात्रा में निकलने लगता है तो अनपच का स्थिति आ जाता है। तो उस टाइम हम लोग को कोई क्षारकीय पदार्थ को खाना चाहिए ताकि ये ठीक हो सके। अब आगे हम लोग देखते हैं कि चींटी का डंक, चींटी का डंक से क्या होता है कि जब हम लोगों को कोई चींटी काटती है तो हम लोग का स्किन में फॉर्मिक अम्ल वो डाल देती है, जिससे हम लोग का शरीर मतलब जहाँ पे चींटी काटता है वहाँ पर जलन देता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को खाने वाला सोडा का विलयन या फिर कैलेमाइन की विलयन लगाना चाहिए ताकि अम्ल का असर ख़त्म हो सके। अब लोग देखते हैं मिट्टी का उपचार। इसमें क्या है कि अगर अधिक अम्लीय हो जाए मिट्टी या फिर अधिक क्षारकीय हो जाए मिट्टी तो मिट्टी फसल के लिए अच्छी नहीं होती है। और अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने से भी मिट्टी अम्लीय हो जाती है। और जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इससे नुकसान क्या होता है कि पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। और मिट्टी जब अधिक अम्लीय हो जाती है तब उसमें बिना बुझा हुआ चूना या फिर बुझा हुआ चूना को मिट्टी में मिलाया जाता है और इसे ठीक किया जाता है। वहीं अगर मान लीजिए कि मिट्टी में अधिक मात्रा में अगर क्षारक हो जाए, यानी कि अगर मिट्टी अधिक क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ को मिलाया जाता है ताकि जैव पदार्थ मिट्टी में अम्ल विमुक्त करें और मिट्टी के क्षारकीय गुण को ख़त्म कर सके, यानी कि उदासीन बना सके। हम लोग अब देखेंगे कि कारखानों से जो अपशिष्ट निकलते हैं उसका उपचार क्यों ज़रूरी है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि कारखानों से जो पदार्थ निकलते हैं उसमें अधिक मात्रा में अम्ल होते हैं और अम्ल क्या करते हैं, मिट्टी को और जलाशय को दूषित करते हैं। और दूषित कैसे करते हैं, अम्लीय पदार्थ जो होते हैं सो मिट्टी को बंजर बनाते हैं और जलाशय को जहरीला बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधे और जलीय जीव यानी कि जल में रहने वाले जीव को बहुत नुकसान होता है और वे नष्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर कारखानों से जो अपशिष्ट निकलता है उसे जलाशय में बहाने से पहले क्षारीय पदार्थ उसमें मिलाना चाहिए और उदासीन किया जाना चाहिए ताकि अम्ल का असर ख़त्म किया जा सके। अगर कोई कारखाने के सामने के तालाब की मछलियाँ अचानक मरने लगी तो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि उसमें क्षारीय पदार्थ नहीं मिलाया जाता होगा उसमें अपशिष्ट को बहाने से पहले। अब आगे हम देखते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा। तो हम लोगों ने सीखा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। और फिर क्षारक को छूने पर साबुन की तरह चिकना महसूस होता है। और क्या सीखा कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। और हम लोगों के आसपास प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं सूचक हल्दी और गुड़हल फूल। और आगे हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर अम्ल को और क्षारक को मिला दिया जाए तो उदासीन विलयन प्राप्त होता है और यह विलयन ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सूचक जो होता है वो अम्ल और क्षारक और उदासीन विलयन में अलग अलग रंग दिखाता है। और अम्ल और क्षारक का जो अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या होता है कि लवण बनता है और जल भी बनता है। और फिर लवण जो होते हैं ये लवण अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं।
यानी कि लवण आपका या तो अम्लीय हो सकता है, या तो क्षारीय हो सकता है, या तो उदासीन हो सकता है। और इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न और उत्तर को लिखेंगे और उसे समझेंगे।